दोस्तों, क्या आपको पता है आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जी हाँ, आपकी मोटिवेशन। जब तक आप मोटिवेटेड ना हो, आप ना तो सक्सेसफुल हो सकते हैं और ना ही अपने किसी काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप फर्जी मोटिवेशन के शिकार हो चुके हैं। अब ये फर्जी मोटिवेशन क्या है? आपको सोशल मीडिया पर किसी ने 4 कविताएं सुना दी और आपके अंदर मोटिवेशन की आग जल गई। अब आप नोटिस करेंगे कि वो आग जितनी जल्दी जलती है उतनी ही जल्दी बुझ भी जाती है। चाहे वो सोशल मीडिया से आई मोटिवेशन हो या फिर दोस्तों की तारीफ से या फिर किसी कोट से, वो मोटिवेशन लंबे समय तक हमारे पास रुकती क्यों नहीं है? हम उस मोटिवेशन की इंटेंसिटी को बरकरार क्यों नहीं रख पाते? और एक बात जो पक्का आपने नोटिस की होगी, आप उस मोटिवेशन से कुछ अचीव भी नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है कि हम उस मोटिवेशन को यूज नहीं कर पाते? क्योंकि आपकी वो मोटिवेशन नकली है, फर्जी है। अच्छा, एक बात बताइए, किसी पेशेंट के अंदर ब्लड बनाने का जो सिस्टम था वो फेल हो गया या चल नहीं पा रहा, अब उसे ब्लड की सप्लाई देनी पड़ रही है, तो ऐसे में वो कितने दिनों तक सरवाइव करेगा? तब तक ही जब तक उसे बाहर से ब्लड मिलता रहेगा। एक बार ब्लड मिलना बंद, सर्वाइवल का दी एंड। वैसे ही आप भी हैं, आपको भी जब तक बाहर से मोटिवेशन मिलती रहेगी आप खुश होते रहेंगे। आप वीडियो पर वीडियो देखेंगे और मोटिवेशन के नशे में इतने डूब जाएंगे कि लगने लगेगा कि जो मैं करने निकला था वो तो कर चुका। और तब क्या होता है? जब अंदर से आवाज आती है, जब अंदर से मन करता है किसी काम को करने का, तब वो काम भी जल्दी हो जाता है और उस काम को जल्दी खत्म करने के लिए मोटिवेशनल वीडियो भी नहीं देखनी पड़ती। आप शायद लाइफ के उस स्टेज पर आ चुके होंगे जहां मोटिवेशन के बिना कुछ नहीं हो पा रहा। आप अगर ना भी हों तो भी बहुत सारे लोग तो इस स्टेज पर टेंट लगाकर बैठे हुए हैं। उन्हें हर काम करने के लिए वीडियो चाहिए, लेकिन जब तक ब्लड की सप्लाई बाहर से आएगी तब तक पेशेंट का सर्वाइवल उस सप्लाई पर ही डिपेंड करेगा। अच्छा, जरा इमेजिन कीजिए अपने आप को उस स्टेज पर और देखिए कि कैसे ड्रिप सिस्टम से आपको मोटिवेशन इंजेक्ट की जा रही है। आप तब तक उसी बेड पर बैठे रहेंगे जब तक आपके अंदर से सप्लाई सिस्टम शुरू नहीं होगा, और वो तब शुरू होगा जब आप बाहर की नकली सप्लाई को बंद कर देंगे। हमारी बायोलॉजी में ऐसा ही होता है। हम वैक्सीन की 2 बूंदे इंजेक्ट करते हैं और हमारा शरीर उन्हें बनाना सीख लेता है। हमारी साइकोलॉजी में भी यही होता है। जब हम मोटिवेशन के इनर सोर्स को ढूंढ लेते हैं तब हम कभी लैक ऑफ मोटिवेशन का शिकार नहीं होते। लेकिन वो सोर्स बनेगा कैसे? मेटाफर के रूप में देखा जाए तो जेफ हेडन की द मोटिवेशन मिथ वैक्सीन की 2 बूंदें हैं जो आपको अपने अंदर मोटिवेशन को जन्म देना सिखा देंगी, और वो भी असली वाली। और हाँ, बिल्कुल अनलिमिटेड। सक्सेस इज मोटिवेशन और मोटिवेशन इज सक्सेस। दोस्तों, अक्सर मेरे मन में यह सवाल आता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें करने के लिए मैं मोटिवेटेड भी हूं और इतना क्वालिफाइड भी हूं कि उन्हें कर सकता हूं, लेकिन मैं उन्हें कर क्यों नहीं पाता? मैं सोचता हूं और सोचते सोचते एक ऐसे मोमेंट पर आ जाता हूं जहां उस टास्क को लेकर मन में हर थॉट ब्लॉक हो जाता है। अब जैसे पिछली सर्दियों की ही बात ले लीजिए। मैं सोच रहा था कि वजन थोड़ा सा बढ़ गया है और इसे कम करने के लिए सुबह रनिंग शुरू कर देनी चाहिए। अब मैं इसके लिए इतना मोटिवेटेड था कि जिस समय मेरे दिमाग में यह आइडिया आया, मैंने तुरंत एक रनिंग शूज का कॉम्बो ऑर्डर कर दिया। अगले दिन का अलार्म भी लगा लिया और यह भी प्लान कर लिया कि मुझे रनिंग को सस्टेन करने के लिए किस तरह की डाइट लेनी है। लेकिन मैं कभी रनिंग करने नहीं गया। शुरुआत में 2-3 दिन तो मैंने कोशिश की जल्दी उठने की और रनिंग पर जाने की, लेकिन मेरी ये कोशिश सिर्फ एक कोशिश ही बनकर रह गई। हर सुबह मुझे अलार्म सुनाई देता है। मैं सोचता हूं कि चलो उठ जाते हैं, लेकिन बिस्तर में से पांव निकालना किसी बॉम्ब को डिफ्यूज करने से मुश्किल लगने लगता है। मेरे साथ जो होता है वो मुझे पता है कि सिर्फ मेरे साथ नहीं होता। दुनिया में बहुत से लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। अब जैसे आपकी ही बात कर लेते हैं, आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा। आपका भी कोई गिटार कई सालों से अलमारी में पड़ा हुआ आपकी राह देख रहा होगा, और आपके पास भी कोई स्पोर्ट्स किट ऐसी जरूर होगी जिसे आपने खेलने के बारे में तो सोचा होगा, लेकिन खेल नहीं पा रहे। अब सवाल यह भी उठता है कि हम किसी स्पोर्ट्स किट को ऑर्डर करते समय या किसी गिटार को खरीदते समय मोटिवेटेड तो होते हैं, किसी प्लान को बनाते हुए, किसी टाइम टेबल को बनाते हुए। हम उसे एग्जीक्यूट तो करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा कर क्यों नहीं पाते? हम किसी को भी काम को करने की मोटिवेशन को आगे कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं कर पाते? ऐसा क्यों होता है? सिर्फ कुछ ही मिनट बाद हमारी मोटिवेशन रफू चक्कर हो जाती है। इसलिए क्योंकि ये मोटिवेशन थी ही नहीं। ये एक तरह का सिंड्रोम है जो हमें कुछ देर के लिए होता है। हम जब इसे महसूस करते हैं तब हमें हाई पॉइंट मिलता है, खुशी मिलती है, और बस इतनी देर में मोटिवेशन गायब। ये सब मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने जेफ हेडन की बुक द मोटिवेशन मिथ को पढ़ा है, और यह किताब मोटिवेशन को डीकोड करने के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, जेफ हेडन ने बुक द मोटिवेशन मिथ में बताया है कि अक्सर हम ख्याली पुलाव को मोटिवेशन समझ लेते हैं। आप अभी नहीं समझे तो थॉट प्रोसेस की ही बात कर लेते हैं। हम जिसे मोटिवेशन समझते हैं
वो आखिर है क्या? हमारे थॉट प्रोसेस के हिसाब से हम मोटिवेट कैसे होते हैं? हमारे हिसाब से पहले मोटिवेशन आती है, फिर कॉन्फिडेंस आता है, फिर सक्सेस आती है। यानी कि पहले मैं सुबह रनिंग करने के लिए मोटिवेट हो जाऊंगा, फिर सुबह उठकर मुझे कॉन्फिडेंस फील होगा और उसके बाद मैं रनिंग कर पाऊंगा। हमें लगता है कि मोटिवेशन का चक्र इस तरह से चलता है। लेकिन एक सवाल का जवाब सोचिए जरा, आपका आज तक लाइफ में कोई भी काम क्या इस पैटर्न से हुआ है? नहीं। हमारा कोई भी काम ऐसे होता है कि पहले हम उस टास्क का पहला या दूसरा स्टेप लेते हैं, फिर हमें कॉन्फिडेंस आता है और फिर हम इतना मोटिवेटेड महसूस करते हैं कि उस काम को पूरा कर देते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम जिस भी चीज को मोटिवेशन समझते हैं वो मिथ होता है। जैसे हम कई बार पोस्टर्स को देखकर मोटिवेटेड फील करते हैं या फिर कई बार हम किसी वीडियो को देखकर मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन ये मोटिवेशन हमारे साथ लंबे समय तक के लिए नहीं रहता, क्योंकि ये मोटिवेशन सक्सेस से नहीं आया है। जेफ हेडन बताते हैं कि अगर आपने कोई भी टास्क करना शुरू किया और उस टास्क का पहला स्टेप आपका सक्सेसफुल हो गया तो आप उस टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब आप बिना उस टास्क के एक भी स्टेप को किए, कितने भी मोटिवेटेड क्यों ना हो, उस टास्क के खत्म होने की पॉसिबिलिटी जीरो है। असली मोटिवेशन हमें हमारे एफर्ट्स से मिलती है। मैं रनिंग पर नहीं जा पाया क्योंकि मैंने सिर्फ शूज खरीदे, मैंने सिर्फ डाइट प्लान बनाया। शूज खरीदने से, डाइट प्लान बनाने से मेरे मन में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आ गया, जिसे मैंने मोटिवेशन समझ लिया। ये सेंस ऑफ अचीवमेंट आपके मन में भी आया होगा जब आपने गिटार खरीदा होगा या जब आपने स्पोर्ट्स किट को खरीदा होगा। इस तरह के सेंस ऑफ अचीवमेंट हमें तब भी आते हैं जब हम अपने प्लान्स को अपने दोस्तों के सामने रिवील करते हैं। अगर मुझे उड़ीसा की सोलो ट्रिप पर जाना है और मैंने अपने दोस्तों को कन्विंस कर दिया कि ये एक शानदार प्लान है, मैं उन्हें कन्विंस करने में ही इतना खुश हो जाऊंगा, मुझे अचीवमेंट इतनी ज्यादा महसूस होगी कि अब आगे इस सोलो ट्रिप के सच होने की पॉसिबिलिटी जीरो है या जीरो से भी कम अगर कुछ होता है। शेयरिंग इज केयरिंग। लेकिन अपने प्लान्स को शेयर मत कीजिए, इसलिए नहीं कि उन पर किसी की नजर लग जाएगी, इसलिए क्योंकि उन प्लान्स को शेयर करने के बाद उनका पॉजिटिव रिएक्शन हमें सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है और उनका नेगेटिव रिएक्शन हमें यह एहसास कराता है कि हम फेल हो गए। और जबकि अभी ना तो हम फेल हुए हैं और ना ही सक्सेसफुल, अभी हमारे मन में सिर्फ एक आइडिया ने जन्म लिया है और हमें उसे टास्क बाय टास्क आगे लेकर जाना है। हमें अपने आइडिया को किसी तरह की मैनिफेस्टेशन का शिकार नहीं होने देना। वैसे अक्सर हम अपने आइडियाज को भी जज करने लग जाते हैं। अलग अलग आइडियाज को एग्जीक्यूट करते समय जब हम फेल हो जाते हैं तब हम किसी भी आइडिया को सिर्फ यही सोचकर जज करने लग जाते हैं कि हम उसमें सक्सेसफुल होंगे या नहीं। मैं आपको बता दूं कि दुनिया में ऐसा कुछ भी पॉसिबल टास्क नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप 60 की उम्र में भी एक्टर बन सकते हैं, 40 की उम्र में भी सिंगिंग सीख सकते हैं और हमारे देश में ऐसे क्रिकेटर्स ने भी डेब्यू किया है जिन्होंने 20 की एज के बाद खेलना शुरू किया था। तो अगली बार कोई भी आइडिया आए तो उसे जज नहीं करेंगे। हाँ, हो सकता है कि आप उसमें फेल हो जाएं, हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो गई हो कि आपका आइडिया एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा और आपने उसे फेल्ड मान लिया है। तो ऐसे में अपनी फेलियर को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि अगर फेलियर को एक्सेप्ट नहीं किया तो लाइफ में आने वाला हर आइडिया उस फेलियर के कारण अफेक्ट होगा। इसलिए अपने फेलियर को एक्सेप्ट कीजिए और उसके बाद कोई आइडिया आता है तो उसके फर्स्ट स्टेप्स को पूरे करने की कोशिश कीजिए। फेलियर्स को एक्सेप्ट करने का मतलब यह नहीं कि आपका अगला आइडिया सक्सेसफुल होगा ही। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे देखे जो हर समय मोटिवेटेड रहते हैं। आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग जरूर होंगे। ये लोग इस बात का यकीन करते हैं कि ये चाहें तो लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। इनका कोई भी आइडिया कभी फेल नहीं हो सकता, क्योंकि ये मोटिवेटेड है। इसलिए नहीं कि इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा अचीव किया है जो इनके कॉन्फिडेंस को कभी बुझने नहीं देगा। ये मोटिवेटेड हैं क्योंकि ये किसी भी आइडिया को मैनिफेस्ट कर लेते हैं और ये मान लेते हैं कि उन्होंने उसे अचीव कर लिया है। मैंने जब शूज खरीदे तब मैंने मान लिया था कि मैं रनिंग कर चुका हूं। आपने जब गिटार खरीदा तब आपने मान लिया कि आपको गिटार बजाना आता है। अब मान लें कि जो मोटिवेशन है वो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, सोशल मीडिया से लेकर मोटी मोटी किताबों तक। कर दिखाने का जो मोटिवेशन है वो हमें नजर नहीं आता, क्योंकि वो लाउड नहीं है, वो इफेक्टिव है। तो अब शायद हम समझ गए होंगे कि सक्सेस से कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस से मोटिवेशन और मोटिवेशन से आता है सक्सेस। लेकिन पहली बार सक्सेस कैसे मिलेगी? बेबी स्टेप से। वो कैसे ले सकते हैं आप? फोकस इज योर एनिमी। दोस्तों, किसी भी टास्क को पूरा करते समय हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? आपका जवाब होगा आलस या फिर ओवर कॉन्फिडेंस। दोस्तों, मेरा जवाब भी यही था। लेकिन जब मैंने जेफ हेडन का आंसर सुना तो मेरे होश उड़ गए। जेफ के अनुसार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है फोकस। इसके पीछे उनका बड़ा वेयर्ड सा लॉजिक है। जब भी हम किसी टास्क को शुरू करते हैं, हमें उसके पहले स्टेप्स में सक्सेस मिले या ना मिले,
हमारा फोकस इतना मजबूत होता है कि हम उस टास्क में इन्वॉल्व होते चले जाते हैं। और ये एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि वो लोग जो गिव अप कल्चर पर यकीन नहीं करते, या उन्हें लगता है कि हर काम को रिपीट करने से वो काम होगा ही होगा, वो लोग इंटेंस फोकस के साथ टास्क को परफॉर्म करते हैं और फिर भी उनका टास्क पूरा नहीं होता क्योंकि उन्हें पहले स्टेप में ही सक्सेस नहीं मिली। तो दोस्तों, इस सेगमेंट में हम जानेंगे कि कैसे आपके पहले स्टेप की सक्सेस आपको गोल्स तक पहुंचा सकती है। दोस्तों, मैं और आप यहां बात कर रहे हैं, आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं, इसलिए हम इस पॉइंट तक बात कर पाए हैं। लेकिन क्या हो अगर आपको किसी की बातें ही ना समझ में आ रही हो? क्या तभी आप उन्हें ध्यान से सुनेंगे? जी नहीं। ऐसे केस में आप उनके साथ कन्वर्सेशन को वहीं खत्म कर देंगे। हम जब भी किसी टास्क को करते हैं और हमें शुरुआत में रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो हम उस टास्क को करना बंद कर देते हैं। ये एक तरह से सही भी है और गलत भी। सही इसलिए है क्योंकि आप जब उस टास्क को कर रहे हैं और आपको तुरंत रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो आपको वो काम तुरंत बंद कर देना चाहिए। देखिए, अब दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो शुरुआत में रिजल्ट्स ना मिलने के बाद काम को बंद कर देते हैं और कोई और काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे उन्होंने एक YouTube चैनल बनाया, उस पर व्यू नहीं आए और उन्होंने चैनल बंद कर दिया। दूसरे लोग वो हैं जो चाहे रिजल्ट आए या ना आए, इंटेंस फोकस के साथ काम करते रहते हैं। YouTube चैनल बनाते हैं, उस पर चाहे व्यू आए या ना आए, अपनी वीडियोस अपलोड करते जाते हैं। ये दोनों ही लोग कभी भी YouTube पर सक्सेसफुल नहीं होने वाले। YouTube पर सक्सेसफुल केवल वो लोग होंगे जो अपनी व्यू ना आने पर वीडियो की क्वालिटी को चेक करेंगे। यहां YouTube एक टास्क है और वीडियो उस टास्क को कंप्लीट करने का प्रोसेस। जब हम किसी टास्क को कर रहे होते हैं, तब हम उसमें कहां तक पहुंचेंगे ये हमारे तरीके पर डिपेंड करता है। जैसे आप कोई बुक पढ़ना शुरू करते हैं और आपको वो समझ नहीं आती। अब यहां से 2 रास्ते हैं, या तो इंटेंस फोकस के साथ उसे पढ़कर खत्म कर दें बिना कुछ समझे, या फिर आप अपने प्रोसेस को चेंज कर दें और उसे समझ कर पढ़ें। अब ये बहुत सिंपल है, लेकिन लोग इस मेथड को यूज क्यों नहीं करते, मैं बताता हूं आपको। अगर आप गौर करें तो आप पाएंगे कि जब आप YouTube पर वीडियो अपलोड कर रहे थे और व्यू नहीं आ रहे थे, तब आपके पास और भी चीजें थीं। अगर एक चीज फेल हो रही है तो आप कुछ भी दूसरा करना शुरू कर सकते हैं। स्विच करना काफी आसान है। इनिशियल फेज में अगर आप स्विच करना मुश्किल बना दें तो टास्क कंप्लीट करना आसान हो जाएगा। आपने गिटार प्ले करने के लिए उठाया और आप उसे सिर्फ एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी की तरह देख रहे हैं, तो आप उसे कभी नहीं कर पाएंगे, और आप उसे तब भी नहीं कर पाएंगे जब आपको बिल्कुल परफेक्शन चाहिए होगी। ये एक फैक्ट है कि जब भी हम एंड रिजल्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, हम उस एंड रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते। जरा सोचिए, कोई यूपीएससी एस्पिरेंट दिन भर यही सोचता रहे कि वो आईएएस टॉप पर कर पाएगा या नहीं। कोई जेड का एस्पिरेंट पूरा दिन आईआईटी बॉम्बे के बारे में सोचता रहे, तो शायद उसकी इतनी भी रैंक ना आए कि वो ट्रिपल आईटी तक पहुंच पाए। जेफ हेडन बताते हैं कि जब हम एंड रिजल्ट्स के बारे में हर समय सोचते रहते हैं, तब या तो वो सोच हमें बहुत ज्यादा प्लेजर देती है, जिससे हमें सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है, या फिर जब एंड रिजल्ट्स के बारे में ज्यादा सोचते हैं तब सेंस ऑफ फियर आता है। सेंस ऑफ फियर भी हमें उस एंड रिजल्ट तक कभी नहीं पहुंचने देता। मैंने ये पैटर्न अक्सर अपनी लाइफ में नोटिस किया है कि जब मैं एंड रिजल्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा सोचता हूं तो परेशान हो जाता हूं। जेफ हेडन ने बताया कि वो जब द मोटिवेशन मिथ को लिख रहे थे, तब उन्होंने नहीं सोचा था कि इसका एंड कैसा होगा। उन्हें बस इतना पता था कि वो एक प्रोसेस में है और उस प्रोसेस में उन्हें काफी मजा आ रहा है। किसी पैराग्राफ को पढ़ने के बाद उन्हें प्लेजर मिलता था और वो उस चैप्टर में आगे बढ़ जाते थे। आप भी अगर ध्यान से अपने उन टास्क्स को एनालाइज करें जो कि आपने कभी ना कभी पूरे किए हैं, तो आप पाएंगे कि आपने उन टास्क्स को कभी भी एक पूरे क्राफ्ट के तौर पर कंप्लीट नहीं किया है। कोई भी स्टूडेंट जब ग्रेजुएशन करता है तो वो सेमेस्टर्स में बटा होता है। वो सेमेस्टर्स सेशनल्स में बटे होते हैं। सेशनल्स को वीक्स में डिवाइड किया जाता है। इस तरह से 3 साल की ग्रेजुएशन पूरी होती है। अगर कोई स्टूडेंट पहले दिन से ये सोच कर चले कि वो 3 साल कैसे काटेगा, 3 साल काटने कितने मुश्किल होंगे, इस तरह से वो कभी ग्रेजुएशन तक नहीं पहुंच पाएगा। उसे प्रोसेस को एक्सपीरियंस करना होगा और वो तभी ग्रेजुएट हो पाएगा। पंकज त्रिपाठी, जो कि काफी पॉपुलर एक्टर हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने अपनी लाइफ के किसी भी दिन ये नहीं सोचा कि वो स्टारडम की चोटी पर पहुंचेंगे। कोई भी एक्टर जब एक्टिंग शुरू करता है तो वो अमिताभ या शाहरुख तो बनना ही चाहता है, लेकिन वो अगर हर रोज अमिताभ या शाहरुख बनने के बारे में सोचे तो वो नॉर्मल शूट भी नहीं कर पाएगा। उसका प्रोसेस एब्रप्ट हो जाएगा और चीजें उसके लिए मुश्किल हो जाएंगी। जेफ हेडन बताते हैं कि वो बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज और एथलीट से मिले हैं जो कि अपने गोल्स को प्लान करने के बाद भूल जाते हैं। यानी कि आपने प्लान बनाया और उसके बाद आप अपने गोल को भूल जाइए, फिर प्लान पर फोकस कीजिए। मास्टर द प्रोसेस। दोस्तों, मैं ऐसे ही बैठे बैठे सोच रहा था कि हम अपनी लाइफ में
कितने कदम चलते हैं। मैंने गूगल किया और पता चला कि लगभग 22 करोड़ कदम हम अपनी एक लाइफ में चल लेते हैं, यानी कि लगभग 2.2 लाख किलोमीटर। न्यूयॉर्क और न्यू दिल्ली के बीच में 11,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है और एक इंसान अपनी लाइफ में 20 बार इस डिस्टेंस को कवर करता है। लेकिन इतने स्टेप्स हम तब चल पाते हैं जब हम बचपन में चलना सीखते हैं, और जब हम बचपन में चलना सीख रहे होते हैं तब हमें यह नहीं पता होता है कि आगे चलकर 22 करोड़ कदम चलेंगे। हमें उस वक्त बहुत मजा आ रहा होता है। अब एक बच्चे के बारे में सोचिए जो बहुत परेशान है, ये सोचकर कि वो 22 करोड़ स्टेप्स कैसे चलेगा। मेटाफर के रूप में देखा जाए तो वो बच्चा और कोई नहीं, आप और मैं ही हूं। अक्सर आप किसी भी टास्क को शुरू करने से पहले ये सोचते हैं कि वो टास्क कैसे पूरा होगा, पूरा हो भी पाएगा या नहीं। हमें एंड रिजल्ट्स की चिंता इसलिए होती है क्योंकि हम अपने प्रोसेस में मास्टर नहीं होते। अगर आप अपनी लाइफ में किसी सर्जन के पास गए हों तो आपने नोटिस किया होगा कि उनके चेहरे पर कोई चिंता नहीं होती। वो आसानी से अपना काम करते हैं क्योंकि उन्हें अपने प्रोसेस पर पकड़ है। कोई क्रिकेटर लाखों की भीड़ में भी उसी कंसंट्रेशन के साथ हर बॉल को खेलता है क्योंकि वो अपना प्रोसीजर मास्टर कर चुका है। जेफ हेडन ने द मोटिवेशन मिथ में प्रोसेस को सक्सेस का सबसे जरूरी एलिमेंट बताया है, और मजे की बात यह है कि इस बारे में सब जानते हैं। ये कोई यूनिवर्सल सीक्रेट नहीं है, लेकिन फिर भी इसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। जेफ हेडन ने इसके कुछ कारण बताए हैं। अब इसमें हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप अपनी लाइफ का कोई भी एक ऐसा टास्क उठाइए जिसका आइडिया बहुत अच्छा था और आपको लगा था कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम जेफ हेडन के बताए गए रीजंस के बारे में भी बात करेंगे, और 90% यह पॉसिबिलिटी है कि इनमें से कोई सा भी एक रीजन उस टास्क के फेल होने की वजह बनेगा। पहला रीजन तो यही है कि हमारा टास्क करने का तरीका गलत होता है। दूसरा रीजन यह है कि हमें लगता है कि जब तक हमारा टास्क बोरिंग नहीं है उसमें मजा नहीं आएगा। हम टास्क को बोरिंग करने के लिए शुरुआत में रिजल्ट्स नहीं ढूंढते और ऐसे में उस टास्क को छोड़ना ही पड़ जाता है। अब प्रॉब्लम तो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है। हम लाइफ में लगभग सारे काम पहली बार करते हैं। अब ऐसे में हम कैसे अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस में ही उस काम को बहुत बढ़िया ढंग से कर सकते हैं। जेफ हेडन ने इस बारे में बहुत अच्छे से बताया है। मैंने जो समझा वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो हमें किसी भी प्रोसेस को देखने का नजरिया बदलना होगा। हम किसी भी काम को एक पूरे ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं। जैसे मुझे दिल्ली से गैंगटॉक जाना है, ये एक पूरी ट्रिप है, लेकिन इस ट्रिप के कई पार्ट्स हैं। मुझे अपने घर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना होगा, वहां से लखनऊ और लखनऊ से ट्रेन बदलकर कोलकाता, कोलकाता से मुझे गैंगटॉक के लिए बस मिल जाएगी। ये ट्रिप है तो पूरी तरह से एक यूनिफाइड टास्क है, लेकिन इस टास्क में भी कई सब टास्क हैं। उन सब टास्क में भी और भी डिवीजन है। जैसे मुझे घर से रेलवे स्टेशन जाना है, लेकिन टाइम पर पहुंचने के लिए कैब लेनी जरूरी है। कैब बुक करने का एक सही टाइम होगा ताकि मैं रेलवे स्टेशन पर जल्दी या देर से ना पहुंच जाऊं। ये एक बड़े टास्क के सब टास्क का एक छोटा सा हिस्सा है। हम अगर इसे गलत कर देते हैं तो पूरी की पूरी जर्नी बर्बाद हो जाएगी। हमारे जो भी फील्ड काम होते हैं उसमें हमने किसी न किसी ऐसे ही छोटे से टास्क में लापरवाही दिखाई होती है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में सीखा था कि किसी भी एंड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए एंड रिजल्ट को भूलना पड़ता है। प्रोसेस को मास्टर करने का यही तरीका है, लेकिन ये एंड रिजल्ट्स को भूल जाना, जो कि जेफ बार बार कह रहे हैं, वो करना थोड़ा मुश्किल है। हम बिना रिजल्ट को सोचे कोई काम कैसे कर सकते हैं, और जब तक हमारे मन में कोई रिजल्ट नहीं होगा तब हम टास्क को बढ़िया ढंग से कैसे करेंगे। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन भी है। मानकर चलिए कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं। बचपन में आपने गली मोहल्ले में तो क्रिकेट खेला ही होगा, और नहीं भी खेला तो मान लीजिए एक बार आप वहीं क्रिकेट खेल रहे हैं और आपको अगले 10 ओवर में बनाने हैं 120 रन, यानी कि 12 रन प्रति ओवर। अब ऐसे में आपने रिजल्ट के बारे में नहीं सोचा तो आप वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, और अगर सोच लिया तो रिजल्ट खराब हो जाएगा। सर पर टेंशन रहेगी और मैच जीतने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। ऐसे में आप मैच को टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। हर ओवर के रिजल्ट के बारे में सोचिए। अगर आपको हर ओवर में 12 रन बनाने हैं तो 12-13 रन बनाने के बारे में सोचिए। स्ट्रेटेजी बनाइए कि आपको हर ओवर में सिर्फ 2 बाउंड्रीज लगानी है। अब आप मैच के रिजल्ट्स और उन रिजल्ट्स से होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अब आप सिर्फ उन 2 गेंदों के बारे में सोच रहे हैं जिन पर आपको बाउंड्री लगानी है। आप खुद सोचकर देखिए, इस केस में किस कंडीशन में बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं। क्या 10 ओवर में 120 रन बनाना आसान है, या फिर हर ओवर में 2 बाउंड्री लगाना। जब भी जेफ ने द मोटिवेशन मिथ में रिजल्ट्स को भूलने की बात की है, उन्होंने कहा है कि आपको रिजल्ट्स नहीं भूलने, आपको बस ध्यान देना है उस स्टेप के रिजल्ट पर जिसे आप अभी परफॉर्म कर रहे हैं। उससे पीछे जो हो गया वो हिस्ट्री है, आप उसे बदल नहीं सकते। आगे जो होगा उसके लिए भी अभी आप सिर्फ प्लान ही कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए और प्रेजेंट के स्टेप्स में बेबी स्टेप्स
दोस्तों, बेबी स्टेप्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको अपने एक दोस्त के बारे में बताता हूँ। मैं और वो एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और वो पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज नहीं था। ना तो वो टॉपर था और ना ही बैक बेंचर, लेकिन उसे मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था। हमारे कॉलेज से मैथ्स कंपटीशन के लिए स्टूडेंट्स को भेजा जाना था और मेरा फ्रेंड भी उस कंपटीशन में जाना चाहता था। लेकिन 12th में जिस हिसाब से उसके मार्क्स थे, उसे टीम के साथ नहीं ले जाया जा सकता था। लेकिन उसे तो जाना था और अभी कॉलेज में ऐसा कोई टेस्ट या एग्जाम होने वाला भी नहीं था कि वो उसमें अच्छा परफॉर्म करके टीचर्स की नजरों में आ सके। ऐसे में मुझे लग रहा था कि वो इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाएगा। लेकिन मेरे फ्रेंड ने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया और कॉलेज के लिए फर्स्ट ईयर की कैटेगरी में कंपटीशन भी जीता। उसने फर्स्ट ईयर की मैथ्स का आधे से ज्यादा सिलेबस 15 दिन के अंदर खत्म कर दिया और इस दौरान वो रोज नए नए डाउट्स लेकर प्रोफेसर के पास जाता था। इससे वो प्रोफेसर की नजर में आ गया। उसने खुद को आउटशाइन किया और ये खुद को आउटशाइन करने की चाहत ही एक नॉर्मल पर्सन को अचीवर बनाती है। एक अचीवर और मुझ में या आप में क्या फर्क है? फर्क यह है कि अचीवर जानता है कि बेबी स्टेप्स कैसे लेते हैं। ये बेबी स्टेप्स होते क्या हैं? सबसे पहले तो समझ लेते हैं, किसी भी टास्क को शुरू करते समय जो स्टेप्स लिए जाते हैं उन्हें बेबी स्टेप्स कहा जाता है। जैसे आपको किसी किताब को पढ़ना है तो उसका पहला चैप्टर या पहले चैप्टर का पहला पन्ना भी एक बेबी स्टेप है। अब जैसे मेरे फ्रेंड ने 15 दिन में आधे से ज्यादा सिलेबस खत्म कर दिया, लेकिन उसे उस सिलेबस को खत्म करने के लिए एक क्वेश्चन से शुरुआत करनी पड़ी होगी। हम वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाते। आपको याद होगा, मैंने शूज लिए थे विंटर्स में रनिंग करने के लिए। मैं उन शूज को यूज नहीं कर पाया क्योंकि मैं एक भी सुबह उन्हें पहनकर नहीं निकला। मैं अगर एक भी सुबह उन्हें पहनकर रनिंग पर जाता तो इस बात के हाई चांसेस थे कि मैं अगले दिन भी जाता। और आपने अगर अपनी अलमारी से निकाल कर गिटार को एक बार भी प्ले किया होता तो 50% चांस था कि आप उस गिटार को अगली बार भी प्ले करते। 50% इसलिए क्योंकि आपको वो गिटार प्ले करने में मजा भी आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि बेबी स्टेप्स कितने क्रूशियल होते हैं। अगर कोई बाइक ड्राइविंग सीखते समय पहली बार में ही गिर जाए या कोई इंसान कार ड्राइव करते समय पहली बार में गाड़ी ठोक दे तो इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि वो अगली बार ड्राइविंग सीट पर आने से ही डरने लगेगा। द मोटिवेशन मिथ हमें बताती है कि हमारे बेबी स्टेप्स अगर सही ना हो तो एक पोटेंशियल रॉक स्टार सुर तक नहीं सीख पाता। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो बेबी स्टेप्स यानी कि फाउंडेशन। अच्छी फाउंडेशन मतलब अच्छी बिल्डिंग। लेकिन ये अच्छी फाउंडेशन कैसे बनेगी? ये तो बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। पहली बात यह है कि आप जिस जमीन पर फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं उस जमीन पर कुछ हो सकता है या नहीं। अगर आप किसी ऐसी स्किल को सीखने जा रहे हैं जिसके बारे में आपको 0% का भी अंदाजा नहीं है तो आपके बेबी स्टेप्स कभी सेटिस्फाइंग नहीं होंगे और सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, वहीं अगर आप किसी ऐसे टास्क को करने जा रहे हैं जिसके बारे में आपको आइडिया है, थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो बेबी स्टेप्स सक्सेसफुल और सेटिस्फाइंग होंगे। जैसे मेरे फ्रेंड के केस में हुआ। उसे मैथ्स पसंद थी, इसलिए सिलेबस शुरू करना उसके लिए मुश्किल नहीं था। लेकिन क्या होता अगर उसे माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस खत्म करने के लिए बोल दिया जाए, या इकोनॉमिक्स का, या इकोनॉमिक्स के किसी स्टूडेंट को बायोलॉजी का, या फिर किसी क्रिकेट प्लेयर को चेस खेलने के लिए बोल दिया जाए और वाइस वर्सा। चेस प्लेयर सुडोकू खेल सकता है, एक क्रिकेटर फुटबॉल शुरू कर सकता है, लेकिन दूसरे किसी भी केस में जब नॉलेज और टास्क का लेना देना बहुत दूर दूर तक ना हो तो आपका बेबी स्टेप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। अब वहां से भी दो केस बनते हैं। अगर वो टास्क आपकी नेसेसिटी है तो आप किसी तरह उसे कंप्लीट कर ही लेंगे। जैसे अगर किसी स्टूडेंट को घर से दूर जाना पड़े और उसे खाना बनाना सीखना पड़े तो पहली बार उसकी रोटी भले ही कितनी भी बुरी बने उसे दूसरे दिन भी बनानी पड़ेगी। लेकिन हर केस में टास्क एक जरूरत नहीं होता। हमें सब कुछ प्रोफेशनल लेवल पर अचीव नहीं करना। कुछ ऐसे भी टास्क होते हैं जो हमें पर्सनली अचीव करने होते हैं, जैसे वेट लॉस करना। अगर आप लोगों की वेट लॉस जर्नी को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनका आइडियल वेट 60 होना चाहिए था। वो 60 से 70 पर गए, 70 से 80 पर गए और 80 से 90 पर। अपने आइडियल वेट का 1.5 गुना हो जाने पर ही उन्होंने सीरियसली वेट लॉस करना क्यों शुरू किया? क्योंकि ये उनकी नेसेसिटी बन चुकी थी। हम अपने पर्सनल टास्क भी तब करते हैं जब वो हमारी जरूरत बन जाते हैं, और जब तक वो हमारी जरूरत नहीं होते हम बेबी स्टेप्स तक उठाना सही नहीं समझते। इसे लेजीनेस सिंड्रोम कहा जाता है और इससे आप भी पीड़ित हैं और मैं तो हूं ही। जब भी आपको लगे कि आप किसी टास्क को सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आप लेजीनेस सिंड्रोम से जूझ रहे हैं, आपको सिर्फ एक काम करना है। उस टास्क का पहला सब टास्क उठाइए और उसे खत्म कीजिए। आप नोटिस करेंगे कि वो काम जो एक टाइम पर इतना ज्यादा मुश्किल लग रहा था वो तो हो रहा है। उसे करना आसान है। पहला सब टास्क खत्म होते ही आपके मन में पैटर्न बनने लग जाएगा कि ऐसे ऐसे इतने दिनों में ये खत्म कर देंगे और टास्क कंप्लीट हो जाएगा। कोई किताब जो कई दिनों में अलमारी में पड़ी हो उसका पहला चैप्टर पढ़कर देखिए। आप सोचेंगे कि मैंने इससे पहले क्यों नहीं शुरू किया। अब हाँ, एक बात और, अगर आपको पहला चैप्टर पढ़ने के बाद ये लगे कि ये किताब अच्छी नहीं है
तो उसमें अपना टाइम आगे मत लगाइए। ये आपके बेबी स्टेप्स की इंस्टिंक्ट है, उस इंस्टिंक्ट को सुनिए। तो अब कुल मिलाकर आपको समझ आ गया होगा कि बेबी स्टेप्स टास्क को शुरू करने के लिए कितने जरूरी हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम टास्क शुरू कर लेते हैं, आधा खत्म कर लेते हैं और मिड वे गिव अप कर देते हैं। उस कंडीशन में बेबी स्टेप्स हमें नहीं बचा सकते। इसके लिए हमें एक और कॉन्सेप्ट पर बात करनी होगी जिसका नाम है सीरियल अचीवर, अचीव नाउ टू अचीव नेक्स्ट। दोस्तों, अभी तक हमने बात की प्रोसेस के बारे में, मोटिवेशन के बारे में और इस बारे में कि बेबी स्टेप्स कैसे हमारी मदद करते हैं किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में। लेकिन ये सब बातें बहुत शुरुआती हैं, इसलिए क्योंकि हम टास्क शुरू कर लेते हैं फिर उसे कंप्लीट नहीं कर पाते। बेबी स्टेप्स लेने में पहली दिक्कत होती थी, लेकिन अब टास्क बीच में आकर फंस जाता है। मिडवे टास्क कंप्लीट होने के बाद उसे करने का मन नहीं करता और मैं अक्सर उसे छोड़ देता हूं। द मोटिवेशन मिथ एक बढ़िया किताब तो है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसमें मेरे इस सवाल का भी जवाब होगा। आखिर मिडवे में टास्क को छोड़ने के बाद करें तो क्या करें? इस समय हम उस कंडीशन में होते हैं जब हम टास्क को छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि उसे आधा कंप्लीट कर लिया है, और हम उस टास्क में आगे भी नहीं बढ़ सकते क्योंकि हमें लेजीनेस सिंड्रोम है। यह हर प्रोसेस में हो सकता है, और आपने मेरे मुंह से अब तक कई बार सुन लिया होगा कि लाइफ एक प्रोसेस है, और इस वाले प्रोसेस में भी कई बार मिडवे में चीजें छूट जाती हैं। अगर फिलोसॉफिकल लहजे में कहा जाए तो जिंदगी से हमारा कनेक्शन टूट जाता है। अब आप और मैं इस कनेक्शन को कैसे बना सकते हैं? कैसे हम प्रोसेस को बीच में छोड़ने के बावजूद टास्क पूरा कर सकते हैं? आइए जानते हैं इस बुक समरी में, द मोटिवेशन मिथ। इसमें कई जगह पर यह कहा गया है कि हमारे गोल्स दो तरह के होते हैं। पहले वो जो कि हमारी जरूरत होते हैं। अब 90% केसेस में हम अपनी जरूरत को पूरा कर ही लेते हैं। जैसे आप खाना बना रहे हो तो उसे पूरा बनाओगे क्योंकि आपको भूख लगी है। दूसरी तरह के गोल्स होते हैं वो जो हमारे लिए डू और डाई की सिचुएशन क्रिएट नहीं करते, लेकिन उन्हें करना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए आप एक सेलर हैं, आपने आज 5,000 की सेल कर ली है, ये आपका टारगेट अमाउंट है। अब आगे 1,000 की और सेल करना आपके लिए ऑप्शनल है। 70% लोग ऐसे हैं जो इस मोमेंट से वापस लौट जाएंगे। ऐसा कई बार मेरे साथ भी हुआ है और आपके साथ भी हुआ है। हमें लगता है कि जो लोग टारगेट से ज्यादा कर रहे हैं या जो लोग जरूरत से ज्यादा मेहनत करते हैं वो कैसे कर पाते हैं। हमें जब इसका जवाब नहीं मिलता तब हम टोपी डाल देते हैं विल पावर के सर पर। कई बार हम अपनी एजम्पशंस में इतने अब्सर्ड हो जाते हैं कि टैलेंट तक को बीच में घसीट कर ले आते हैं। जेफ हेडन और मेरा इस बात पर बहुत क्लियर कट एग्रीमेंट है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान दूसरे इंसान के बराबर ही टैलेंटेड है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें टैलेंट कम है और कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें टैलेंट ज्यादा है। सभी इक्वली टैलेंटेड हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं जो कि करना पॉसिबल है। लेकिन अब सवाल यह भी उठता है कि लोग इक्वली टैलेंटेड होने के बावजूद अनइक्वली सक्सेसफुल क्यों होते हैं? जेफ ने इस पर एक बहुत मजेदार बात लिखी है। वो लिखते हैं कि जो लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते वो बस होना नहीं चाहते। अगर हर कोई सेम लेवल की डेडिकेशन को फॉलो करे तो कोई भी सक्सेसफुल हो सकता है। जैसे कोई भी सेलर अपने टारगेट को हिट करने के बाद भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन वो नहीं बढ़ता है। उसके पीछे कारण क्या है? सबके इक्वली टैलेंटेड होने के बावजूद अचीव केवल कुछ के कर पाने का कारण क्या है? और जो सवाल मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है, हमारे किसी भी टास्क को मिडवे में छोड़ने का कारण क्या है? कारण बहुत सिंपल सा है। उस कारण को समझने के लिए मेरा अपना एक एग्जाम्पल है। मैंने जब जेफ का रीजन पढ़ा तो मुझे शाहरुख खान की एक स्पीच याद आ गई। शाहरुख खान ने अपनी एक स्पीच में कहा था कि वो जलते हैं उन लोगों से जो सफल नहीं होना चाहते, क्योंकि उन लोगों के पास इस बात की लिबर्टी है कि वो अपने गोल्स को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकें और कम पर भी खुश रह सकें। जो लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं वो अपने गोल्स को मॉडिफाई नहीं कर पाते। अगर आपका गोल जगुआर है तो आप ऑल्टो में नहीं खुश हो सकते। अगर आप ऑल्टो में खुश हो तो आपका गोल जगुआर कभी था ही नहीं। यही इक्वल टैलेंट के साथ भी है। दो प्लेयर्स जिन्हें क्रिकेट खेलना आता है, उनमें से ज्यादा टैलेंटेड उसे ही माना जाएगा जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, और ज्यादा अच्छा वही परफॉर्म करेगा जिसे मैन ऑफ द मैच चाहिए। जो सिर्फ प्लेइंग 11 का हिस्सा बनकर खुश है वो मैन ऑफ द मैच नहीं बन सकता। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि जब हम कुछ अचीव करना चाहते हैं हम तभी उसे अचीव कर पाते हैं। अब लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम अपने अंदर हंगर ऑफ अचीवमेंट को इंजेक्शन के जरिए इंजेक्ट कर देंगे। ये हंगर ऑफ अचीवमेंट हमें अचीव करके ही आएगा। लेकिन कैसे? ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है? जेफ हेडन ने इसका आंसर भी दिया है और मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। वो बाकी मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरह पकाते नहीं हैं, बल्कि जिंदगी को हमारे सामने खोल कर रख देते हैं। अब उस टास्क को ही देख लीजिए जो आपने आधे रास्ते में छोड़ दिया था। आपने उस टास्क को एक ऐसे पॉइंट पर छोड़ा जहां आप बोर हो चुके थे। जब तक आपको उस टास्क के सब टास्क में रिजल्ट्स मिल रहे थे आप उसे करते गए,
और एक पॉइंट ऐसा आया जहां वो टास्क बोरिंग हो गया। हो सकता है कि किसी किताब को पढ़ते समय कोई ऐसा चैप्टर आ जाए या किसी सीरीज को देखते समय कोई एक एपिसोड स्लो पेस हो जाए, तो हमारी आदत है कि हम उस पॉइंट पर उसे छोड़ देते हैं। इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमने अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स का हाई नहीं फील किया। जो सेलर अपने टारगेट 5,000 रुपयों की सेल करके दुकान बंद कर देता है या अपना ठेला हटा देता है, उसने जिस दिन भी 6,000 की सेल कर ली वो अपना टारगेट बढ़ा देगा। इसे कहा जाता है अचीव करने की लत लग जाना। अब जब उसे हर रोज 6,000 ही अर्न करने हैं तो हर दिन तो ऐसा नहीं होगा, वो किसी किसी दिन 3,000 भी कमाएगा, लेकिन अब उसे भरोसा है कि वो 6,000 की सेल कर सकता है। अब जरा सोचिए, अगर उसे ये एक्स्ट्रा अचीव करने की लत नहीं लगती और उस सिचुएशन में उसकी 3,000 की सेल होती तो वो अपना टारगेट कम कर लेता। ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। अगर आप कभी नोटिस करें तो पाएंगे कि अपने दिमाग को एक बार अगर हम सक्सेस या अचीवमेंट फीड करते हैं, उसके बाद वो रुकता नहीं है। उसे लगातार और सक्सेस चाहिए और अचीव करना है। इसलिए अगर आप किसी टास्क के बीच में फंस गए हो और आपको नहीं लगता कि आप उस टास्क को पूरा कर पाएंगे, तो एक एक स्टेप आगे बढ़ो और अपने उस टास्क के जितने भी आपने सब टास्क पूरे किए हैं उनके एंड रिजल्ट्स को देखो। यहां से आएगा कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस से आएगी मोटिवेशन। एक उर्दू के शायर ने कहा था कि जीवन फैसलों का दरिया है, यानी कि लाइफ इज अ रिवर ऑफ डिसीजंस। हम हर मोमेंट कोई ना कोई फैसला ले रहे हैं और ये फैसले हमारे आउटकम को डिसाइड करते हैं। तो माइक्रो लेवल पर हम कैसे अपने फैसलों से अपने एंड रिजल्ट्स को बदल सकते हैं, इस बारे में जेफ हेडन ने द मोटिवेशन मिथ में बहुत बढ़िया ढंग से बताया है। और जब मैंने उसे पढ़ा तो मैं शॉक्ड था। यह इतना आसान है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। हम आगे मोटिवेटेड रहेंगे या नहीं, टास्क पूरा होगा या नहीं, एंड रिजल्ट्स अच्छे होंगे या खराब, ये सब कुछ उस एक डिसीजन के कारण इन्फ्लुएंस हो सकता है। आपको दिल्ली से कोलकाता जाने के लिए ट्रेन लेनी है और आपकी ट्रेन 3 बजे की है। अब आप घर से 2 बजे निकलते हैं या फिर 2:30 बजे। ये सिंपल सा फैसला आपकी पूरी जर्नी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। उसी समय अगर बाहर बारिश का मौसम है तब रेन कोट रखना है या नहीं, ये डिसीजन भी इन्फ्लुएंस करने वाला साबित हो सकता है। आपने स्टेशंस के बीच फूड अवेलेबिलिटी के हिसाब से खाना रख लिया है या नहीं, ये भी एक जरूरी फैसला है। अगर इनमें से एक भी गलत होता है तो आपकी ट्रेन छूट सकती है। आप ट्रेन में भीगे हुए पहुंच सकते हैं और आपको पूरा रास्ता भूखे बिताना पड़ सकता है। आप रास्ते में क्या परचेस करके खाएंगे, ये भी आपकी जर्नी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। यानी कि हमें हर समय फैसले लेने ही पड़ते हैं। अब लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डिसीजन लेना नहीं चाहते। वो किसी भी तरह का फैसला लेने से बचते हैं, चाहे वो फैसला उनकी रिलेशनशिप से जुड़ा हो या फिर उनकी एकेडमिक लाइफ से जुड़ा हो या फिर वो फैसला उनके गोल्स से कनेक्टेड हो। ऐसे में उनके साथ 2 केस होते हैं, या तो वो अपनी पूरी लाइफ को दूसरों के फैसलों पर बिताते हैं और या फिर उनके अपने खुद के बहुत बड़े गोल्स नहीं हो पाते। उन्हें बस इस गली से उस गली जाना होता है, वो अपनी गली छोड़कर भी नहीं जा पाते। डिसीजन ना लेने की इनकैपेबिलिटी उन्हें लाइफ टाइम के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट बना देती है। अब आप एक बात हमेशा याद रखिए, गलत वो नहीं होता जो गलत फैसला लेता है, गलत वो होता है जो फैसले ही नहीं ले पाता। अब मुझे नहीं लगता कि आप फैसले ना लेने वालों में से हैं, तो अब आपके मतलब की बात करते हैं। सही फैसला कैसे लें, यह बहुत आसान है। कोई भी फैसला लेते समय खुद से ये पूछिए कि क्या ये मेरे गोल में हेल्प करेगा। जैसे मान लीजिए आपको एक पॉइंट पर जाना है, आपके पास 2 रास्ते हैं, ए और बी। आपको पता है कि बी से उस पॉइंट पर नहीं पहुंचा जा सकता। आप ए से जाते हैं और आपको जाम मिल जाता है, लेकिन फिर भी ए है तो सही रास्ता है। उस जाम से निकलकर आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे जरूर। बी एक सही रास्ता नहीं है और इसलिए आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपके फैसले आखिर में जाकर गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर आप फैसला लेते समय ही गलती कर देंगे तब तो वो कंफर्म है 100% कि गलत साबित होगा। इसलिए कोई भी डिसीजन लेते समय उससे पूछिए, क्या ये मेरे गोल को अचीव करने में मेरी मदद करेगा। आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा कि आपका डिसीजन सही है या गलत। अच्छा, एक प्रॉब्लम और भी है जो कि जेफ हेडन ने भी लिखी है और मुझे भी अपनी लाइफ में बहुत फेस करनी पड़ी है। आपके साथ भी कंफर्म ये हुआ होगा, जब आप कोई एक डिसीजन लेने जाते हैं तब वो एक गोल के लिए ना होकर आपके कई सारे अलग अलग गोल्स के लिए होता है। जैसे आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं ताकि जिम जा सके, लेकिन आपको सुबह उठकर पढ़ना भी है, उसके बाद ऑफिस या कॉलेज भी जाना है। ये डिसीजन बाकियों को भी अफेक्ट करेगा। ऐसे में जब आपने 3 गोल्स उस डिसीजन के साथ पिन कर दिए तो उस फैसले का बर्डन बढ़ जाता है और वो आपके ऊपर बोझ बन जाता है। इसलिए पहले सोचिए कि जल्दी उठना है और जिम जाना है। जब आप इतना करने लग जाएंगे तो आपको सुबह पढ़ने का भी टाइम मिलेगा और कॉलेज भी टाइम पर पहुंच जाएंगे। मैं और आप इसका उल्टा करते हैं और खुद के ही साथ रिवर्स साइकोलॉजी प्ले करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने एक डिसीजन को 3-4 गोल से जोड़ दिया तो वो सक्सेसफुल होगा ही, लेकिन होता क्या है,
हम उन तीनों में फेल हो जाते हैं और वो फैसला गलत साबित हो जाता है। इसलिए एक समय पर एक ही गोल के बारे में सोचिए। और सोच से ज्यादा मुझे याद आया, मैं जब डिसीजन के बारे में पढ़ रहा था तो एक बहुत बढ़िया बात पता चली। जब भी हम कोई नया काम कर रहे होते हैं तब हमें फैसले लेने की जरूरत पड़ती है। जैसे बाइक चलाते समय, मुड़ते समय हम फैसला लेते हैं कि हमें इंडिकेटर देना है या नहीं। हम बार बार इंडिकेटर देते हैं और एक पॉइंट पर यह डिसीजन एक हैबिट बन जाता है। हमारी जो हैबिट्स होती हैं वो हमारे डिसीजन ही तो हैं, जो कि आज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हैबिट की तरह बैठ गए हैं। जैसे हम सुबह जल्दी उठने का फैसला करें और लगातार जल्दी उठने से वो हमारी आदत बन जाए। किसी मोमेंट पर हम ये फैसला लें कि हमें डेली 10,000 स्टेप्स चलना है और एक पॉइंट पर जाकर चलना हमारी आदत बन जाएगी। तो आदतें आती हैं लगातार लिए जाने वाले फैसलों से, और फैसले ही डिसाइड करते हैं कि किसी भी टास्क का एंड रिजल्ट क्या होगा। सक्सेस इज अ गेम। अब तक हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात की है दोस्तों, आइडियाज से लेकर मोटिवेशन तक और बेबी स्टेप से लेकर एग्जीक्यूशन तक। अब हम बात करेंगे एंड रिजल्ट की, यानी कि सक्सेस की। ये सक्सेस आखिर है क्या? अगर बहुत सिंपल वर्ड्स में कहूं तो सक्सेस एक गेम है। हम इसे रोज खेलते हैं, कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि हम कभी अपनी हार और जीत प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम एक बेसिक फॉर्मूला मिस कर रहे हैं। चलो एक बेसिक मेंटल एक्सरसाइज करते हैं। आप दुनिया का कोई सा भी गेम उठाइए, क्या उस गेम में नंबर इन्वॉल्व हैं? ठीक है, अब दूसरा कोई गेम उठाइए, क्या उसमें नंबर इन्वॉल्व हैं? क्या आप मुझे ऐसा कोई गेम बता सकते हैं जिसमें नंबर इन्वॉल्व ना हो? ऐसा कोई गेम एग्जिस्ट नहीं करता। हम इसी सच को इग्नोर कर देते हैं कि जब दुनिया का कोई सा भी गेम बिना नंबर्स के नहीं खेला जा रहा है, तो हम सक्सेस का गेम कैसे बिना नंबर्स के खेल रहे हैं? सक्सेस में नंबर्स कितने जरूरी हैं ये समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपको तो पता ही है मुझे रनिंग कितनी पसंद है। मान लेते हैं कि आपको 100 किलोमीटर रनिंग करने का टास्क दिया जाता है। आपको ये 100 किलोमीटर जितने चाहे उतने दिन में पूरे करने हैं। अब अगर आप रोज 2 किलोमीटर रन करें तो आप ये 100 किलोमीटर 50 दिन में पूरे कर लेंगे। वहीं अगर आपने 2 को 2.5 कर दिया तो 50 दिन 40 पर आ जाएंगे। 2.5 को 3 किया तो 33 दिन, और 3 को 4 कर दिया तो बस 25 दिन। और अगर डेली बेसिस पर देखें तो 2 किलोमीटर रन करने और 2.5 किलोमीटर रन करने में ऐसा कोई जमीन आसमान का अंतर तो नहीं है, लेकिन 40 दिन और 50 दिन में सीधा 10 दिन का अंतर है। रोज का आधा किलोमीटर अगर आपने बढ़ा दिया तो आप 10 दिन पहले अपने गोल की सक्सेस तक पहुंच जाएंगे। आधा किलोमीटर भले ही बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल ना नजर आता हो, लेकिन 10 दिन का डिफरेंस बहुत मायने रखता है। अब इसी एग्जाम्पल में एक केस और लेते हैं। आप मानकर चलिए रोज 2 किलोमीटर दौड़ना शुरू करते हैं और 1 महीने बाद आपको पता चलता है कि आपका टास्क अभी 60% ही हुआ है। आप खुद को किसी तरह से समझाकर उठाते हैं और 1 हफ्ते और दौड़ लगाते हैं, लेकिन सक्सेस आने में अभी 15 दिन बाकी हैं। वहीं किसी ने आपके साथ रनिंग शुरू की और वो 2.5 किलोमीटर दौड़ता था। जिस पॉइंट पर आप गिव अप करेंगे उस पॉइंट तक उसे सक्सेस मिल चुकी होगी। हमारे आसपास यही हो रहा है। कोई रोज के 2.5 किलोमीटर दौड़ रहा है, कोई 2, कोई 3, तो कई लोग ऐसे हैं जो 4-4 किलोमीटर रोज कंप्लीट कर रहे हैं। छोटे से एग्जाम्पल में ये नंबर्स नजर आ सकते हैं, लेकिन लाइफ में प्रैक्टिकली हमें खुद नहीं पता होता कि हम नंबर्स के आधार पर कितनी मेहनत कर रहे हैं। अब मुझे इसी बात पर यूपीएससी के एक टीचर याद आ गए। वो एक बार एक सेमिनार में बता रहे थे कि लोग उनके पास आकर पूछते हैं कि सर कितना पढ़ लें कि इस बार सिलेक्शन हो जाए। वो वैसे तो ऐसे सवालों के जवाब नहीं देते थे, लेकिन उन्होंने एक बार एक स्टूडेंट को कह दिया कि मेंस के 1000 सवाल कर लो, हो जाएगा सिलेक्शन। उसने किया और किस्मत ये रही कि उसका सिलेक्शन हो भी गया। बिजनेस में भी यही है। सक्सेस को हम लर्निंग्स, एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स के तौर पर याद भले ही कर लें, लेकिन जब आप किसी टास्क को प्लान करते हैं तब आपको रिजल्ट चाहिए होता है, ना कि लर्निंग्स। और अगर आपको रिजल्ट प्रिडिक्ट करना है तो उसके लिए प्लान बनाना होगा। और जब तक आप अपने गेम में नंबर्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक तो आप जीतने वाले हैं या हारने वाले हैं ये कभी पता ही नहीं चलेगा। अब जब मैंने ये सब पढ़ा तो मैं यही सोच रहा था कि क्या सिर्फ नंबर्स ऐड करने से आदमी सक्सेसफुल हो जाता है? हम जब भी किसी स्पोर्ट को खेलते हैं तब उस समय यह भी जरूरी होता है कि रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, हमें ये गेम एंटरटेनिंग लगना चाहिए। हमें इसे खेलते हुए मजा नहीं आएगा तो आज हम जीत भले ही जाएं, अगली बार खेल नहीं पाएंगे। वो मजा आएगा तब जब आप अपने नंबर्स को अचीव करेंगे। नंबर्स को ऐड करने से प्लान सक्सेसफुल होगा ये फिक्स नहीं किया जा सकता, लेकिन जब आप देखेंगे कि आपके नंबर नहीं अचीव हो रहे तब आप अपनी फेलियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आप अपने फैसलों को रिव्यू कर सकते हैं और आपके बेबी स्टेप्स की सक्सेसफुल इंस्टिंक्ट प्लान पर और मेहनत करने के लिए कहती है तो आप उसे भी कर सकते हैं। अगर आपको बेबी स्टेप्स की इंस्टिंक्ट याद ना हो तो बता दूं, जब आप किसी भी काम का पहला स्टेप बढ़िया ढंग से कर लेते हैं तब वो एक्सपीरियंस और सेटिस्फेक्शन आपको दूसरे मुश्किल स्टेप्स भी आसानी से करने देता है।
लेकिन ये इंस्टिंक्ट हमारे काम तभी आएगी जब हम मेजर कर पाएंगे कि हम आगे पढ़ रहे हैं या नहीं। जब आपको पता चलेगा कि आप आगे नहीं पढ़ रहे, तभी आप रिव्यू करेंगे। दोस्तों, नंबर्स और मेजरमेंट का गेम इंटरेस्टिंग है, लेकिन मेरे मन में सवाल था कि क्या इसे प्रैक्टिकली अचीव करना मुश्किल है। लेकिन जब द मोटिवेशन मिथ को एक्सप्लोर किया तो पता चला कि यह बहुत आसान है। अब ध्यान से सुनिए, इसके सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। अपने टास्क को सब टास्क में बदलिए, उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाइए और शेड्यूल को नंबर्स में मेजर कीजिए। जैसे कोई बुक खत्म करनी है तो उसके चैप्टर्स वो नंबर हैं जिन्हें आप पढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जिन्हें आप पढ़ते हुए देखना चाहेंगे। मेरे मन में एक आखिरी सवाल और ये आ रहा था कि क्या हो अगर हम नंबर्स में पीछे रह जाएं, लेकिन हमें लग रहा है कि हम इससे बेहतर कर सकते हैं। जेफ हेडन ने इसके बारे में एक बहुत इंसाइटफुल बात लिखी है। उससे जो मुझे समझ आया वो ये है कि हम सब इंसान हैं, हम किसी शेड्यूल में चलने के लिए नहीं बने, और टास्क का लैग करना या टास्क मिस हो जाना या नंबर्स को अचीव ना कर पाना ये ह्यूमन लाइफ का एक कॉमन पार्ट है। आपसे आज ये हो रहा है और आगे भी होगा ही। आफ्टर ऑल ये ह्यूमन बिहेवियर है और गलतियां होना सब में कॉमन है। लेकिन उन गलतियों से आगे किस तरह से बढ़ें, इसका तरीका सबका अलग है। आप 2 काम कर सकते हैं। एक बार नंबर्स मिस होने पर पूरा टास्क छोड़ दीजिए या फिर गलती को मानिए और उसे कवर अप कीजिए। अच्छा, अगर नंबर्स अच्छे नहीं हैं फिर भी आपको किसी टास्क में लगे कि आप इसमें कर सकते हैं, जो कि हमारे साथ कई बार होता है कि हम शुरुआत में रिजल्ट्स आते हुए नहीं देख पाते, लेकिन एंड रिजल्ट्स हमें लगता है कि हमारे ही फेवर में आएंगे। ऐसे में अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा कीजिए, क्योंकि आपको किसी मेजरमेंट की जरूरत नहीं। आपकी इनर मोटिवेशन ही आपकी नाव पार लगा देगी। फॉरगेट दिस बुक। दोस्तों, अब तक आपने जो भी सुना वो भूल जाइए। अक्सर जब हम किसी तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, तब हमें बहुत ज्यादा टेंशन इस बात की होती है कि जो भी कुछ हमने सीखा है वो हमें याद रहेगा। जेफ हेडन ने द मोटिवेशन मिथ में इसको बहुत अच्छे से एड्रेस किया है। वहां से जो मुझे समझ आया वो यही है कि आपने जो भी कंज्यूम किया उसे भूल जाइए, लेकिन सब नहीं भूलना है। कुछ चीजें आपको याद रखनी है, जैसे आपको अपनी लाइफ के कुछ अनसेड रूल्स याद रखने हैं। हमने अब तक बहुत सारी बातें की जो कि बहुत सारे डोमेन्स के बारे में थी। हमने जाना कि सक्सेस क्या है, प्रोसेस क्या है, एक आइडिया कैसे बेबी स्टेप से आगे बढ़ता है और एक टाइम पर एग्जीक्यूशन तक पहुंचता है। आपको इन सब को पूरा का पूरा याद नहीं रखना, क्योंकि इसके बाद आप चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेट कर लेंगे। आप इन सब के कंक्लूजन के हिसाब से कुछ अनसेड रूल्स बनाइए। वो अनसेड रूल्स आपके ऊपर और आपके एनवायरनमेंट के ऊपर अप्लाई होंगे। आप इसे कंक्लूजन के तौर पर भी देख सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इन्हें रूल्स की तरह देखिए। रूल्स हमारी लाइफ को डिसिप्लिन में रखते हैं, और सक्सेसफुल होने के लिए डिसिप्लिन कितना जरूरी है ये तो पूरी दुनिया को पता है। तो रूल नंबर 1 ये है कि आप कभी खुद को चीट नहीं करेंगे। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा बहुत बार किया है और आपने भी किया ही होगा। हम खुद को कई सारे वादे करते हैं। ये वादे एकेडमिक, प्रोफेशनल और पर्सनल लेवल पर अलग अलग मोमेंट्स पर हम करते हैं। जब हम खुद को किए वादे ही तोड़ देते हैं, तब ऐसे में सक्सेस और डिसिप्लिन का तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए एक बार खुद को कुछ कह दिया तो उस पर 100% टिक कर ही आगे बढ़ा जा सकता है। अगर आपने सोच लिया है कि 10 बजे तक काम खत्म करना है तो 11 बजे तो 11 बज सकते हैं, क्योंकि काम जरूरी नहीं है कि डिसाइडेड टाइम पर ही हो जाए। लेकिन आप काम छोड़कर उठेंगे नहीं, क्योंकि आपका पर्पस टाइम पास करना नहीं है, काम को पूरा करना है। रूल नंबर 2 ये है कि सब कुछ प्रोफेशनल नहीं होता। एक इंसान के तौर पर हम हमेशा सेंटर में नहीं रहना चाहते। हमें कई बार कोने भी चाहिए होते हैं जो हमें पीस दे सके। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि इनर मोटिवेशन इनर ब्लड की तरह होती है, अनलिमिटेड और फ्रेश। लेकिन ब्लड अच्छे से बने इसलिए हमें कई बार नॉर्मल फूड से ब्रेक लेना पड़ता है और 1-2 दिन टॉक्सिटी से इसको हटाने के लिए सिंपल फूड की तरफ जाना पड़ता है। ऐसे ही मोटिवेशन के साथ भी होता है। आप चाहे कुछ भी कर लें, आपको लो फील होगा ही। बस उस लो फील से आप कब बाहर आएंगे ये इस पर डिपेंड करता है कि आपने क्या अचीव किया और कितना अचीव किया है। सिर्फ प्रोफेशनल लेवल पर ही नहीं, बल्कि पर्सनल लेवल पर भी आपके पास अपने पर्सनल गोल्स होने ही चाहिए। हमने अपनी बातचीत के दौरान एक बार ये बात की थी कि फोकस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। दरअसल फोकस दुश्मन या दोस्त नहीं होता, वो एक गन की तरह है। एक गन क्राइम फैलाने के भी काम आती है और क्राइम खत्म करने के भी। उसी तरह अगर आप सही प्रोसीजर पर फोकस कर रहे हैं तो ये फोकस आपको जितना आगे चाहें ले जा सकता है। लेकिन अगर आप गलत प्रोसीजर पर फोकस कर रहे हैं तो चीजें बर्बाद होने में भी समय नहीं लगेगा। इसलिए रूल नंबर 3, फोकस तभी करें जब आप बेबी स्टेप्स का रिजल्ट निकाल चुके हों। आपको वो टास्क करना चाहिए या नहीं, ये वही डिसाइड हो जाएगा। आपने मुझसे इतनी सारी बातें की और मेरी बातों को समझा, ये काफी बढ़िया है, क्योंकि ये दिखाता है कि आप अपनी लाइफ में बेटरमेंट के लिए कितने सीरियस हैं। लेकिन इतना सीरियस होने के बावजूद, इतना सब कुछ सीखने के बावजूद आपसे गलतियां हो जाएंगी, क्योंकि वो ह्यूमन बिहेवियर है। आपको गलतियां करने के बाद खुद को इंसान ही समझना और उन्हें एक्सेप्ट कर लेना है। हालांकि ये भी जरूर अश्योर होना चाहिए कि उस तरह की गलती आप कभी ना करें।
रूल नंबर 4 यह है कि आप अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बिना गिल्ट लिए। गिल्ट लेना वैसे भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कुछ भी सॉल्व नहीं करती, बल्कि हमारी परेशानियां बढ़ा देती है। आपकी परेशानियां तब भी बढ़ जाती हैं जब आप अपने गोल्स, प्लान्स और प्रायोरिटीज को हल्के में लेते हैं। इसलिए सबसे आखिरी और सबसे जरूरी रूल, आपको आपके गोल्स तभी मिलेंगे जब आप अपने गोल्स को प्लान करेंगे। आपके प्लान तभी सक्सेसफुल होंगे जब आप उन्हें सब टास्क में डिवाइड करेंगे, और वो सब टास्क भी तभी सक्सेसफुल होंगे जब आप अपने एग्जीक्यूशन के जरिए उसे खत्म करेंगे, और वो तभी होगा जब आप अपने डिसीजन और एफर्ट्स को चेक करते रहेंगे। कुल मिलाकर मतलब यही है कि आप चाहे कितना भी बड़े से बड़े लेवल का सोचें, शुरुआत आपको एक छोटे से डिसीजन से करनी पड़ेगी, फिर बेबी स्टेप्स, फिर फर्स्ट रिजल्ट्स, और ऐसे ही चलते चलते हम एंड रिजल्ट्स तक पहुंच जाएंगे। तब जाकर वो टास्क सक्सेसफुल होगा, और उस सक्सेस के अगले ही मोमेंट में हम किसी और टास्क को करना शुरू कर चुके होंगे। लाइफ में ये स्विचिंग लगातार चलती ही रहेगी। लाइफ एक पूरा प्रोसेस है और आप इसे मास्टर नहीं कर सकते, ये बात सच है। लेकिन अगर आप सब कुछ सही से एग्जीक्यूट करना शुरू कर दें तो लाइफ को मास्टर करने के बहुत क्लोज पहुंच जाएंगे। ऐसे में सक्सेस का गेम आपके लिए नंबर्स के सिवाय कुछ नहीं रह जाएगा। लाइफ के प्रोसेस को मास्टर करने के लिए अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए, और इन रूल्स को अपने एनवायरनमेंट में अनसेट रूल्स की तरह सेटल कर दीजिए। एनवायरनमेंट में इसलिए क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट हमें इन्फ्लुएंस करता है। आपके दोस्त हैं, फैमिली है और समाज तो है ही। इसलिए अगर वो आपको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं तो उन्हें ये रूल्स मानने पड़ेंगे, और आप खुद को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं तो आपको ये रूल्स मानने पड़ेंगे, क्योंकि इन रूल्स को न मानने वाला कितना भी मोटिवेटेड क्यों ना नजर आए, उसकी मोटिवेशन बस एक मिथ होती है, और उसकी सक्सेस कभी नहीं पूरे होने वाली एक सपना बन जाती है। तो इसी नोट पर एंड करते हैं इस शानदार बातचीत को।